तीनों ए बी और सी तीनों इस वे में मूव करते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कि वो डायरेक्टली एक दूसरे की तरफ मतलब ए बी की तरफ बढ़ेगा, बी सी की तरफ बढ़ेगा और सी ए हाँ, की तरफ ठीक समझा बढ़ेगा। तुमने क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ये कहता है, three persons are initially at the three corners of an equilateral triangle whose side is equal to d. Each person now moves with a uniform speed v in such a way that the first moves directly toward the second directly toward the third, and third directly toward the first. The three persons will meet after a time equal to, कितने टाइम के बाद ये मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन ना बहुत ही मतलब हल्के फुल्के लेवल का क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन थोड़े ढंग के लेवल का है। और उसको सॉल्व करने से पहले मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें इसमें कैलकुलेट करवाऊंगा। जैसे ये मैंने बना लिया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 3। तो एक है ए, एक है बी और एक है सी। अब ए चलना शुरू करता है, ए चलना शुरू करता है बी की तरफ, बी सी की तरफ और सी ए की तरफ। तो ये हमेशा ऐसे नहीं चलते रहेंगे बेटा। ये क्या होगा, जैसे ही बी इधर बढ़ना शुरू करेगा तो ए को अपनी डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी इसे फॉलो करने के लिए, और जब ए इधर बढ़ेगा तो सी को इधर अपनी डायरेक्शन करनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली इनका जो मोशन होगा ना वो कुछ ऐसा होगा, ए ऐसा चलेगा, बी ऐसा जाएगा और सी ऐसा जाएगा, फिर ऐसे आके मिलेंगे ये मतलब ऐसा नहीं है कि इसी ट्राइंगल पे चलते जाएंगे, हमेशा इसी साइड पे चलते रहेंगे। ये एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं या एक तीसरे के पीछे। ए भागता है किसके, इनिशियली तो ठीक है, इनिशियली तो ए की वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी बी की तरफ और बी की वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी सी की तरफ और सी की वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी ए की तरफ। लेकिन थोड़ी देर में जैसे ही बी थोड़ा आगे खिसका तो ए अपनी डायरेक्शन यहाँ कर लेगा वेलोसिटी की। अब सी थोड़ा सा आगे बढ़ गया होगा तो बी को इधर करनी पड़ेगी डायरेक्शन, और ए थोड़ा आगे बढ़ चुका है तो सी को अपनी डायरेक्शन यहाँ करनी पड़ेगी। समझ में आया? तो ये इस तरह से चल रहे होंगे, ये ऐसे मिलते हैं यहाँ पर। तो बाई सिमेट्री दे विल मीट एट द सेंट्रॉइड, सिमेट्री से दे विल मीट एट द सेंट्रॉइड। तो बाई सिमेट्री ऑफ द सिचुएशन they meet at the सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड पर मिलेंगे। ठीक है, और उनका जो पाथ होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये ए यहाँ पर आएगा, बी ऐसा आएगा और सी ऐसा आएगा, कुछ इस तरह का पाथ रहा है इनका। और ये कहाँ मिल गए हैं, सारे के सारे सेंट्रॉइड पे मिल गए। ठीक है, अच्छा अब याद करो, मैंने तुमको बताया था कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होती है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को कराने के लिए तो मैंने ये कह के छोड़ा था पिछली क्लास में। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होती थी बेटा, बोलो? वो होती थी रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी along the line joining two particles। दोनों पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो होती है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर मैं देखूं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ, मैं निकालता हूं बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, अगर मैं ये निकालूं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ बी रिलेटिव टू ए। ठीक है, तो पहले तो देखो कि ये जो वेलोसिटी है इसमें, ये वेलोसिटी एक ही लाइन के अलोंग नहीं है। ए यहाँ जा रहा है लेकिन बी इधर की तरफ जा रहा है, बी इधर जा रहा है ना, तो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग वेलोसिटी चाहिए हमको, यानी कि ए बी के अलोंग वेलोसिटी चाहिए। तो ए की वेलोसिटी तो इधर ही है, तो इस
की जो वेलोसिटी है वो हम बना लिख लेते हैं यहाँ पर, इसकी वेलोसिटी तो कितनी है यहाँ v है, लेकिन b की जो वेलोसिटी है v, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। किधर कंपोनेंट करने पड़ेंगे इसके, एक कंपोनेंट लेना होगा हमको बी ए के अलाउंग, दूसरा अपने आप उसके परपेंडिकुलर आ जाएगा, और ये एंगल कितना है इधर 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल तो 60 होगा, तो एक जो कंपोनेंट है यहाँ पर ये कितना हो जाएगा v cos 60, समझ आया। और दूसरा कंपोनेंट कहाँ होगा इसके परपेंडिकुलर, तो उस कंपोनेंट को अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो एक इस लाइन के परपेंडिकुलर बनेगा कंपोनेंट, ये कंपोनेंट कितना होगा v sin 60। समझ गए, दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर हो गया एक इधर हो गया, ये किसके कंपोनेंट है v के, और ये कंपोनेंट कैसे हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, इसको कहते हैं हम, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है। अब हमको निकालनी कौन सी वेलोसिटी है इसमें, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के लिए इस लाइन के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए, तो ए की वेलोसिटी v है और b की वेलोसिटी कितनी है v cos 60 है, तो अब रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, इसको क्या लिखा करते हैं हम vb माइनस va, तो vb कितना लिखूँ मैं v cos 60 माइनस va कितना माइनस v, याद कर लो भैया प्लस माइनस का चक्कर। अब ये ना तो लेफ्ट में है ना राइट में है, इसमें ऐसे डिसीजन नहीं होता। डिसीजन कैसे होता है, जो डायरेक्शन आपने पॉजिटिव ली है, मान लो v cos 60 को मैंने पॉजिटिव लिखा, तो इसका मतलब मैंने ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया, तो फिर ये वाली नेगेटिव होगी ना, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस v, तो सॉल्व करने पर कितनी बनेगी ये v cos 60 कितना होता है cos v/2 होता है प्लस v, तो ये कितना हो जाएगा 3v/2। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो आती है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है 3v/2 है। ये जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है ना, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, एक पर्टिकुलर लाइन के अलोंग होती है। ये कौन सी लाइन है, दो जोन पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी। अगर ये वेलोसिटी पार्टिकल के ज्वाइन करने की तरफ आती है तो हम कहते हैं ये अप्रोच वेलोसिटी है, और अगर पार्टिकल दूर दूर जा रहे हैं तो फिर क्या देते हैं हम, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है अभी 3v/2। अब फिर हम जरा उस ट्राइंगल के बारे में बात करें। अब इसमें हो क्या रहा है, ये था A, ये है B और ये है C। अब हम रिलेटिव किसके देख रहे हैं, A के, क्योंकि हमने वेलोसिटी किसके रिलेटिव निकाली है, A के रिलेटिव निकाली ना। ये है रिलेटिव टू A, किस डायरेक्शन में आई है, ये इधर आई है। अब फिर कल जो बात हो रही थी ना, वही फिर चक्कर पड़ेगा इसमें, तो मैं अब दिमाग में सेट करनी पड़ेगी ये बात, जो कि दिक्कत होती है सेट करने में शुरू में, कि भाई ये जो आदमी है A, इसने अपने आप को तो रेस्ट में मान लिया, और B जो है इसकी तरफ कितनी वेलोसिटी से बढ़ रहा है, वेरी गुड, ये बढ़ रहा है इस वेलोसिटी से 3v/2 से। तो अब ये पाथ कैसा भी ट्रेवल करे, चाहिए ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे घूम घाम के जाए, लेकिन इसे अगर उसे B को A से मिलना है तो उसे डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ेगा जितनी की इस ट्राइंगल की AB की लेंथ है, और इसकी लेंथ कितनी दी हुई है, D दी हुई है। ये समझ में आई कि नहीं बात, नहीं आई समझ में, दोबारा समझाता हूँ, देखो नहीं मैं ज़बरदस्ती समझाऊंगा, मगर ये A है और यहाँ पर है एक B। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मान लो यहाँ पर दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग, ये 10 मीटर का डिस्टेंस है। अब अगर ये डिस्टेंस है 10 मीटर का,
तो बी कहता है ये दो कई सारे तरीके हैं बी के पास ए तक पहुंचने के, वो सीधे पहुंच जाए यहाँ, तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा 10 मीटर। अब वो ऐसे जाए ऐसे घूम के फिर बी पर पहुंचे, तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 10 मीटर या ज़्यादा या कम? 10 मीटर ही होगा। डिस्प्लेसमेंट तो 10 मीटर है, डिस्टेंस अलग होगी। डिस्टेंस। अगर वो इधर जाता है ऐसे 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 घूम घूम के इधर 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 घूमता रहे यहाँ सब और फिर पहुंच जाए, तब भी डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग है, बी और ए को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट कौन सी वेलोसिटी से कवर होता है? ये उस वेलोसिटी से कवर होगा जो कि इस लाइन के अलॉन्ग है। इस लाइन के अलॉन्ग कौन सी वेलोसिटी होती है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती है। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट उसी वेलोसिटी से कवर होगा जो वेलोसिटी लाइन ए बी के अलॉन्ग है। दूसरा, ये कहीं भी मिले कुछ भी करें, लेकिन ए के रिलेटिव बी ने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करना पड़ेगा? 10 मीटर कवर करना पड़ेगा, तभी मिलेंगे ये, चाहे ये कितने इधर उधर चक्कर काट ले, लेकिन ये वाली डिस्प्लेसमेंट तो 10 मीटर ही कवर करनी पड़ेगी टू मीट ए। ये क्लियर हो गया? क्या बात है, आज तो जल्दी क्लियर हो रहा है यार। है? कल दिमाग खुल गया। तो अब इसमें जो टाइम लगेगा वो टाइम होगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी या अप्रोच वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो इसमें जो टाइम लगेगा इसको वो होगा t इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है 3v/2, 3v/2 नहीं उल्टा लिख दिया मैंने यार। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना था? d था, वो तो 10th एग्जांपल दिया था d, और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है 3v/2, तो उसको टाइम लगेगा 2d अपॉन 3v के बराबर। ये होगा क्वेश्चन, ये बढ़िया जेई लेवल का क्वेश्चन है ये। तो इसको इतना टाइम लगेगा मिलने में, जबकि ये मिले कहाँ पर होंगे? इधर मिले होंगे। ठीक है। अच्छा, तुमको और फिजिक्स की जरा इंटरेस्टिंग चीज से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। देखो, इसको निकालने का एक और तरीका भी है हमारे पास। ए बी सी, अब हमको कॉमन सेंस से मालूम है कि ये मिले कहाँ पर है, ये सेंट्रॉइड पर मिले। तो मान लो ए इनिशियली यहाँ पर था, फाइनली यहाँ पहुँच गया सेंट्रॉइड पर। तो अगर इस ट्राइंगल की हर एक साइड डी के बराबर है तो ये डिस्टेंस ए सी कितनी होगी? तुम जानते हो ये ए सी क्या होता है? एक्चुअली ये ना एक मीडियन होगी। मीडियन समझते हो क्या होती है? सेंट्रॉइड कौन सा पॉइंट होता है? सेंटर नहीं, जहाँ पे इसकी मीडियन इंटरसेक्ट करती है ट्राइंगल की। पढ़ा है कि नहीं है? सर पढ़ा पर याद। एक मीडियन ये है, एक मीडियन ये। मीडियन क्या होती है? वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, एक ये है। तो इसको मिलता हुआ दिखाने के लिए मैं यहाँ बढ़ा देता हूँ। तो ये सेंट्रॉइड है जहाँ पर तीनों मीडियंस मिल रही हैं। ये प्रॉपर्टी जो मैं अभी बता रहा हूँ ये आगे बहुत कम आएगी, इसको याद रखना। तीनों मीडियंस जहाँ पर मिलते हैं वो कौन सा पॉइंट होता है? सेंट्रॉइड। और मीडियन क्या होती है? वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अब सेंट्रॉइड की एक खास बात होती है कि ये मीडियन को 2:1 के रेशियो बांटता है। ये पढ़ा हुआ है? पढ़ा तो है, लेकिन उसका यूज नहीं पढ़ा कैसे करना। ये 2:1 में है। ऊपर वाला वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक 2 होता है और ये रेस्ट 1 होता है। यानी कि जो इसकी लेंथ अगर मैं कितनी मान लूँ x नीचे वाले की, तो ऊपर वाली कितनी होगी 2x। ठीक है। अच्छा, ये एंगल कितना है टोटल? 60 डिग्री है। तो ए बी सी डी, कैपिटल डी, तो मैं ए डी सी ये वाला जो ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल में लिख रहा हूँ साइन 60। तो साइन 60 कितना हो जाएगा? ए डी अपॉन ए सी। तो साइन 60 इक्वल टू ए डी कितना है 3x है।
अपॉन ए सी कितना है, डी है, तो इससे x कितना आया, डी साइन 60 बाई 3। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इंटू डी बाई 3। और सिंप्लीफाई करो इसको तो x कितना आया, डी बाई 2√3। और 2x कितना आया, 2x आया डी बाई √3। अब यहां पर देखो पार्टिकल ए जो था, ये पार्टिकल ए सेंट्रोइड पे पहुंच गया, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की यहाँ तक आने, डिस्टेंस ने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, ये 2x के बराबर। 2x के बराबर मतलब कितना, यस वेरी गुड, तो 2x का मतलब है d बाई √3। अब इसको तुम याद रखना, ये रिजल्ट को हमेशा, कि अगर ट्राइंगल की, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड कितनी है, d है, तो वर्टेक्स से सेंट्रोइड तक की डिस्टेंस कितनी होती है, d बाई √3। और सेंट्रोइड से अपोजिट मिड पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d बाई 2√3। इस चीज को याद रखना, ठीक है। हेलो, हाँ जी, अच्छा ठीक है, गेट तो खुला हुआ है। 90/40 बी पे आना था, बी, हाँ, अच्छा हाँ इधर, हाँ ठीक, पीछे से लगाओगे, ठीक है, शूज उतारना पड़ेंगे भाई जरा। लगाने का बस इधर ही लगा, अच्छा पूरे में कवर हो जाएगा, नहीं लेकिन वो रखोगे कहाँ, ये हम हैंग कर देंगे ऊपर, यहाँ पर ऊपर। हाँ ठीक है, ऊपर लगा देना। तो कितना ये कितना आया डिस्टेंस, ए सी 2x कितना, d बाई √3। इसको तुम याद रखना रिजल्ट को, कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d बाई √3। और सेंट्रॉइड से कैपिटल D तक की डिस्टेंस ये d बाई 2√3। और सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ पर, ये d बाई √3। अब ये वाला डिस्प्लेसमेंट उसी वेलोसिटी से कवर होगा जो इस डायरेक्शन में होगी। तो इस डायरेक्शन में ए के पास कोई वेलोसिटी थी क्या, ए सी की डायरेक्शन में, अरे थी ना यार, तुमने इतना पढ़ाने के बाद यार, इसकी तो वेलोसिटी v है ना इधर, तो अगर इसकी वेलोसिटी v है तो उसका एक कंपोनेंट इधर होगा ना, कितना होगा वो कंपोनेंट, वो कंपोनेंट से परपेंडिकुलर होते हैं। इस एंगल को, ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री, मीडियन जो होती है एंगल बाइसेक्टर भी होती है, तो ये 30 डिग्री एंगल है, तो v का जो कंपोनेंट आएगा यहाँ पर ये कितना होगा, v का कंपोनेंट कितना है यहाँ पर, v cos 30, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा v sin 30। तो ये v cos 30 कंपोनेंट है जो AC की डायरेक्शन में है, नहीं समझ आया, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा AC, ये वेलोसिटी के उस कंपोनेंट से कवर होगा जो AC की डायरेक्शन में है। तो AC की डायरेक्शन में क्या है, v cos 30 है, और AC भी हमको मालूम है, AC कितना है, d बाई √3 है। तो हम टाइम निकाल लेते हैं इससे, टाइम आएगा t इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है AC,
और वेलोसिटी कितनी है वहाँ पर v v cos 30। AC की वैल्यू कितनी है d बाई √3 √3 d बाई √3। तो इसको मैंने लिखा d बाई √3 और cos 30 कितना है √3 बाई 2। तो टाइम कितना आया 2d बाई 3। और पहले कितना आया था 2d बाई 3। अच्छा v छूट गया इसमें v। तो दोनों से कर सकते हैं, दोनों मेथड से सॉल्व किया जा सकता है इसको। लेकिन ये क्वेश्चन है बढ़िया लेवल का। पहले तुम ये बताओ, नहीं ये तो मैं तुम्हें पीडीएफ दे दूंगा ना, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें इसमें आया क्या नहीं समझ में। समझ सर आ गया सारा। पक्का। अच्छा अभी भी तुमने एक बात कही कि कंपोनेंट तो परपेंडिकुलर ही होते हैं, यहाँ कंपोनेंट कैसे होगा, वो क्यों बोल रहा है सर वो 60 डिग्री मैंने एंगल लिया था, मैंने उसका 30 डिग्री नहीं लिया था। कंपोनेंट तो हम कहीं भी कर सकते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ों में से ना, जैसे मान लो ये कोई लाइन है या कोई वेक्टर है ये ए, और ये लाइन है एक, ये लाइन एंगल बनाती है θ1। तो मैं θ1 के अलोंग इसका एक कंपोनेंट कर सकता हूँ, मैं इसका एक कंपोनेंट करूँगा a cos θ1 और दूसरा अपने आप इसके परपेंडिकुलर जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये a sin θ1। अब अगर एक और लाइन है यहीं पर और वो लाइन कितना एंगल बनाती है, कलर चेंज कर दें इसका, और ये वाली जो लाइन है ये कितना एंगल बना रही है, यहाँ पे ये एंगल बना रही है मान लो अल्फा। तो मैं ए का कंपोनेंट इधर भी कर सकता हूँ इस लाइन के अलावा। तो इस लाइन के अलावा कितना जाएगा, ये कंफ्यूज ना हो जाए, ये कंपोनेंट था a cos θ1 इस लाइन के अलावा जो θ1 के अलावा था, इस वाली लाइन के अलावा कितना हो जाएगा a cos अल्फा हो जाएगा। और दूसरा कंपोनेंट इस जो डॉटेड लाइन थी इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी कि इधर आएगा a sin अल्फा। आए समझ में। तो कंपोनेंट तो कहीं भी कर सकते हैं, या एक लाइन इधर है कहीं, वेक्टर यहाँ दिया हुआ है, ये एंगल मान लो 15 डिग्री है, ये वेक्टर ए है, तो ए का एक कंपोनेंट मैं इधर कर सकता हूँ a cos 15 डिग्री। तो दूसरा कहाँ पर आएगा, इसके परपेंडिकुलर इधर आएगा, ये हो जाएगा a sin 15 डिग्री। तो कहीं से भी कंपोनेंट कर सकते हैं, ठीक। वेरी गुड। अब आ जाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो 4 पढ़ो जरा, और चलो पढ़ो, तुम पढ़ो क्वेश्चन को, यहाँ से देख लो। ये ऑप्टिकल फाइबर वाला है या फिर वो वाईफाई वाला है? वाईफाई वाला। अच्छा, तो यार मौसम खराब होता होगा तो सिग्नल कम हो जाते होंगे इसके, नहीं बारिश में, जैसे डिश टीवी होती है। नहीं ऐसा नहीं, ये अंदर से केबल नहीं आई है इसमें? अंदर से नहीं, यही से नहीं नहीं, दो तरह के आते हैं ना, एक तो आता है एयरटेल वाले जो डालते हैं पूरी केबल आती है टावर से उनकी। नहीं ऐसा है इसमें। यहाँ पे अच्छा। को एंटी लगेगी, यहीं से भी चलेगा। नहीं नहीं, वाईफाई वगैरह पर यहाँ पे ये केबल कहाँ से डाल रहे हैं? केबल इस वाले खंभे से, उस खंभे में क्या लगा है? इसमें एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें लगता है। अच्छा, उसमें एंटीना लगा है क्या? नहीं, एक छोटा सा बॉक्स है, हाँ। उसमें प्लग लगा देते हैं। अच्छा।
क्वेश्चन समझाओ पहले तो, सॉल्व बाद में करना, मीनिंग मैं समझाओ। खुद समझ रहा हूँ हैं? सर, डायग्राम बना के बैठ जाता है समझ में। अच्छा हाँ भाई, पहले क्वेश्चन समझना है और फिर मुझे समझाना है, फिर सॉल्व करना है। सर ये नहीं था। क्वेश्चन का मीनिंग तो समझाओ, सोल्यूशन बाद में। समझाओ जरा क्या हो रहा है इसमें। सर बोला है 2% ए और बी हैं जो एक्स डिस्टेंस पर खड़े हैं एक दूसरे से एक ओपन फील्ड में, कौन कौन खड़े हैं? ए और बी। अच्छा, दो ऑब्जर्वर हैं। और सर विंड ब्लोज फ्रॉम ए टू बी विद वेलोसिटी डब्ल्यू। विंड ब्लो करती है ए से बी वेलोसिटी डब्ल्यू के साथ। उसके बाद सर ने बोला है कि ए बीट्स अ ड्रम एंड साउंड ट्रैवल्स फ्रॉम ए टू बी इन t1 सेकेंड्स। ए जो है वो ड्रम बीट करता है, तो साउंड जो है ए टू बी जाती है t1 सेकेंड में। और जब बी ड्रम बीट करता है तब साउंड जो है वो बी टू ए जाती है t2 सेकेंड में। और उसके बाद बोला है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर इज v, देन v इज इक्वल टू, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर है वो v है। हाँ, तो अब तुम देखो कि इसमें जो एयर की या विंड की वेलोसिटी है, तो विंड वेलोसिटी का क्या इफेक्ट होगा, सोचो। सर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करेगी साउंड वेव में। नहीं, वेलोसिटी में चेंज, विंड कभी डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करती है, वो केवल वेलोसिटी चेंज करती रहती है। जैसे ये ए और ये है बी, विंड की डायरेक्शन की तरह वेलोसिटी की ये है डब्ल्यू। अगर ए ने ड्रम बीट किया तो बी पर साउंड पहुंचा, तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड है वी। इसमें क्वेश्चन में सिंबल क्या यूज़ किया था, वेलोसिटी ऑफ एयर साउंड वी यूज़ किया, तो ये वी है। अगर विंड नहीं होती तो टाइम कितना लगता, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस मान लो डी है, कितनी डिस्टेंस है दोनों के बीच में डी, तो साउंड को सर ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम एक्स दे रखा है लगता है? एक्स दे डिस्टेंस। रखा है, चलो तो एक्स ले लिया, एक्स। कितना टाइम लगेगा बेटा बताओ। मान लो विंड विंड कुछ नहीं है, तो ए से विंड पहुंची बी तक, ए से बी जाने में कितना टाइम लगा? t1। नहीं नहीं, डिस्टेंस टी, एक्स और वी की टर्म्स में बताओ ना। अरे भाई, वेलोसिटी मालूम है, डिस्टेंस मालूम है, तो टाइम कितना लगा? सर h upon v। एक्स अपॉन वी के बराबर, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, इतना टाइम लगा। और बी ने ड्रम जब बजाया तो ए तक आने में भी कितना टाइम लगेगा? एक्स अपॉन वी लगेगा, क्योंकि साउंड तो सेम वेलोसिटी चल रहा है। लेकिन टाइम अलग अलग लगना कब शुरू हो जाता है? जब विंड चलने लगती है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड फ्रॉम ए टू बी इन प्रेजेंस ऑफ विंड कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी v X प्लस upon डब्ल्यू। जो विंड है उससे धक्का लगेगा ना एयर को, साउंड की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। v और टू ए में कम हो जाएगा। और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ साउंड फ्रॉम बी टू ए कितनी वैल्यू बोलो? v माइनस w। v माइनस डब्ल्यू होगी। तो अब t1 टाइम है ए से बी जाने का, तो ए से बी जाने का टाइम t1 इक्वल टू कितना होगा? डिस्टेंस x अपॉन वेलोसिटी क्या लिखूं? v प्लस w। v प्लस डब्ल्यू। और t2 कितना हो जाएगा? x upon v माइनस w। x अपॉन v माइनस डब्ल्यू।
तो टोटल टाइम कितना हो गया, T1 प्लस T2 इक्वल टू, इसमें पूछा क्या था, सर वेलोसिटी पूछी, किसकी, स्टिल एयर में। किस v निकालना है मतलब ना, हाँ तो v निकालना है, तो अब चलो अब कैलकुलेशन करो। तो दो इक्वेशन हो गई है हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व करके जो ऑप्शन दिए हैं उस फॉर्म में बताओ क्या आएगा। कैलकुलेशन की आदत डालो, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, करना जरा कितना आता है। तुम्हारे आंसर किसकी टर्म्स में होना चाहिए, एक्स हो सकता है उसमें, डब्ल्यू हो सकता है, T1 T2 हो सकता है, v निकालना है। v कैलकुलेट करना है ना। अरे अब तो हो गया, इक्वेशन तो सॉल्व करना आना चाहिए, ये 7-8 क्लास से पढ़ते आ रहे हो। v प्लस डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिखो पहली इक्वेशन से v प्लस डब्ल्यू कितना हुआ, सर v प्लस डब्ल्यू इक्वल टू कितना, हाँ लिखो लिखो ना, तो v प्लस डब्ल्यू इक्वल टू, हाँ अब v माइनस डब्ल्यू इक्वल टू कितना होगा दूसरी इक्वेशन से, सर एक्स अपॉन T2। हाँ लिखो। तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो तो आ गया आंसर। बस बस ऐसे ही, उसमें जो ऑप्शन देखो ना, जिस फॉर्म में लिखना है वैसे लिखना, अपने आप से नहीं सॉल्व करते जाओ, किस फॉर्मेट में लिखना था उस फॉर्मेट में लिखो। सर फिर भी आगे वो करना ही पड़ेगा। जरूरत ही नहीं है इसको करने की, बस ये 2 से डिवाइड करो और x कॉमन निकाल लो बाहर, x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, x/2 1/d1 प्लस 1/d2 हम्म, सर ऑप्शन। तो बस इतना छोटा सा कैलकुलेशन है, लेकिन ये आने चाहिए तब छोटे हैं। तो जो इक्वेशन नंबर 1 थी उससे हमने लिखा v प्लस डब्ल्यू इक्वल टू x/t1, और v माइनस डब्ल्यू सेकेंड इक्वेशन से x/t2, इन दोनों को ऐड किया तो w से w कैंसिल, ये 2v हो जाएगा x/t1 प्लस x/t2। तो v इक्वल टू है 1/2 इंटू, या x भी कॉमन निकालो तो x/2 1/t1 प्लस 1/t2। तो
कौन सा आंसर हो गया इसका? 2 ना, x/2 1/t1, तो इसका 4 का आंसर हो गया 2। अब क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछा है उन्होंने, इन क्वेश्चन नंबर 4 द विंड वेलोसिटी w इज गिवन बाय, ये तो v निकाल दिया, अब w कितना होगा? v की वैल्यू पुट करो। तो v की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन पुट करके निकाल देना, तो इसको मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले रिलेटिव वेलोसिटी जो कि सेम डायरेक्शन में नहीं है, या इन 2 डायमेंशन कर देता हूँ, इन अब इसमें दिमाग घूमेगा और ज़्यादा। एक बॉल है ए और दूसरी है बी। ए बॉल ना मान के कार भी मान सकते हो, एक कार है, दूसरी है बी। ये जो मैंने बनाई ना, ये रोड है, एक रोड ये है, ये रोड है, और दूसरी ये रोड है। ये जा रहा है वी ए वेलोसिटी से, ये जा रहा है वी बी वेलोसिटी से। वी ए, और ये किस वेलोसिटी से जा रहा है? इधर वी बी से। अब बी में बैठा हुआ आदमी ए को देखता है, बी एक कार है, कार बी में एक आदमी है, और वो किसको देख रहा है? ए को देख रहा है। तो यानी हमको निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। थोड़े ना एक्स्ट्रा छोड़ देना अगर वहाँ लगाना हुआ, क्योंकि मुझे कैमरा लगाना है तो वहाँ लगाऊंगा, तो वहाँ पर जो है सिग्नल में अगर दिक्कत हुई तो नहीं, ये डायरेक्ट लाइन भी लगा सकते हैं ना उसमें आगे। हाँ ठीक है। नहीं, कई बार ना इसमें दिक्कत होती है तो सीधे तार लगा देते हैं ना उसमें। आपको कभी दिक्कत भी आएगी ना, अपने रेंज कर देना, लड़का आएगा वो लंबे भी कर देगा जॉइंट मार कर। अब ये जो वेलोसिटी है, हाँ हाँ बढ़िया, ऐसे ही कर, नहीं तो वहीं से निकाल दो ऊपर से तो। हाँ ठीक है, ठीक ठीक, जैसे कर। इसकी डायरेक्शन बना सकते हो, ये दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है, किस किस का? वी ए माइनस वी बी का। तो ये हमने सबसे पहले वेक्टर में पढ़ा था, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये किस डायरेक्शन में आएगा? ये वेक्टर बना के दिखाओ जरा, वी ए माइनस वी बी किधर आएगा? एक वेक्टर वी ए है राइट साइड में, वी बी ए ऊपर है, तो वी ए माइनस वी बी किधर को आएगा? बना के देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो वेक्टर बनाते थे हम, एक वेक्टर होता था, ये बना के दिखाओ ए, और एक वेक्टर बनाया मैंने, ये वेक्टर है, और बन जा भाई ढंग से, ये वेक्टर है बी। तो मुझे दो वेक्टर बना के दिखाओ, ए प्लस बी किधर बनेगा?
और ए माइनस बी किधर बनेगा, दोनों दिखाओ जरा। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। पहले तो ए और बी बना लो अपने रजिस्टर में। ए है हॉरिजॉन्टल और बी है वर्टिकल, ठीक। तो अब ए प्लस बी वैक्टर कैसे बनाते थे ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन से। फाइन लगाएंगे तुम्हारे ऊपर, तो भूल गए पूरा। पहला वेक्टर जहाँ से खत्म होता है वहाँ से दूसरा स्टार्ट करते थे। हाँ ठीक बनाया, वेरी गुड। तो ये ए प्लस बी है। देखो इधर ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में ये होता था कि पहला वेक्टर मैंने बना लिया वी है, ए सॉरी ए ऐसा है का ऐसा, जहाँ पे ये कम खत्म होता है वहाँ से दूसरा मैंने स्टार्ट किया। तो ये बी फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट, सेकंड वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट, इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये वेक्टर होता है ए प्लस बी। तो ये इस परीक्षा में तो पास हो गए तुम। अब बना के दिखाओ ए माइनस बी। ए माइनस बी बनाना मैंने सिखाया था तुम्हें कि एक्चुअल में हम ए को ऐड कर रहे होते हैं किसमें, माइनस बी में। कुछ कुछ याद आया। तो माइनस बी कैसा वेक्टर है, ये माइनस बी है। तो ए में किसको ऐड करना है, माइनस बी को। तो वेक्टर ए तो ऐसे ही बनेगा जैसा पहले बनाया था, ए, और जहां पर ए खत्म होता है वहां से किसको स्टार्ट करें हम, माइनस बी को। तो माइनस बी तो नीचे है ना इधर ऐसे। तो अब इन दोनों का सम, किन दोनों का सम, ये किन दोनों का सम है, ए और माइनस बी। हाँ ये ए और माइनस बी का सम है, या ए में से बी को सब्ट्रैक्ट किया, तो ए माइनस बी यहाँ बनेगा। अब यहाँ पर जो वेलोसिटी थी बेटा, वो वेलोसिटी वी ए थी ना राइट साइड में, और माइनस वी बी कहाँ बनेगा, माइनस वी बी यहाँ बनेगा। तो वी ए माइनस वी बी कहाँ बनेगा, बना के दिखाओ। माइनस वी बी, सॉरी वी ए माइनस वी बी आ गया। इसका मतलब बेटा ये हुआ है कि जैसे ये सड़क है, और एक सड़क ये वाली है, इस पर एक कार जा रही है ए, इसकी वेलोसिटी है वी ए, एक दूसरी कार है। ये जा रही है इधर, ये है बी और ये है इसके व्हील। तो मैं बी में बैठा हुआ ऑब्जर्वर वो किसको देख रहा है, बी में बैठा हुआ ऑब्जर्वर जब ए को दिखेगा तो वो ए उसको इधर जाते हुए नहीं दिखेगी, यहाँ जाते हुए नहीं दिखेगी, कहाँ जाते हुए दिखेगी, इस डायरेक्शन में जो रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन है। हमने अभी निकाली ना, वी ए माइनस वी बी की डायरेक्शन किधर आ रही है, इधर आ रही है। ये डायरेक्शन है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की।
इसको इधर जाते हुए दिख रहा है। ये कितने एंगल से जाते हुए दिखेगी, ये एंगल भी बता सकते हैं। जैसे ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल हम निकाल सकते हैं कितने एंगल से जाते हुए दिखेगी। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, वी बी, और बेस कितना है, वी ए। मान लो अगर मैं वी बी को मान लूँ कि ये है 3 मीटर पर सेकेंड और ये है 4 मीटर पर सेकेंड, तो वी बी अपॉन वी ए कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 3/4। तो थीटा कितना, 37 डिग्री। यानी इसको ये लगेगा कि ये जो कार है एक्चुअल में ये इधर मूव कर रही है 37 डिग्री पर, और ये तुमको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होता है कि अगर रोड यहाँ पर है और हम इस तरह से आ रहे हैं तो ये तो यहीं जाती हुई दिखती है। उसकी दो वजह हैं। एक वजह तो उसकी ये है कि हमको ऑलरेडी पहले से पता है कि ये रोड आपस में परपेंडिकुलर मिल रही हैं, तो हमको डायरेक्शन में जो थोड़ा वो चेंज नज़र आता है ना, वो भी हमारा ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करता है। हम उससे सोच लेते हैं अरे भले लग रहा होगा ऐसा, लेकिन एक्चुअल में तो इधर जा रही है। दूसरा ये कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो वेलोसिटी होती है वो बहुत कम होती है, तो ये जो शिफ्ट है ना एंगल का, ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर ये सड़क ना हो के, ये उन लोगों को फील होता है एक्चुअल में, जैसे कि सी में डीप सी है कहीं और आसपास कुछ नहीं है, पानी पानी है केवल, तो एक शिप है ए और दूसरा शिप है बी। लैंड नज़र नहीं आ रहा है इनको कंपेयर करने के लिए। तब अगर बी इधर जा रहा है और ए इधर जा रहा है, ठीक है, तो वी बी माइनस वी ए की जो डायरेक्शन आएगी ना, तो इस वाली शिप पे, यानी कि शिप बी पे खड़ा हुआ आदमी जब ए को देखता है तो उसको एक्चुअल में वो इधर ही आते हुए दिखता है। वहाँ से कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, उसे पता चलता है कि इधर ही आ रहा है। वहाँ देखना आसान क्यों है, क्योंकि ना तो रोड है वहाँ पर, ना कोई दूसरी चीज़ चल रही है, ना कोई पोल है, ना कोई लैंड है, ना ट्रीज हैं, तो उसको दिखता है। एक जगह और है जहाँ पर उनको एक्चुअल में इसी डायरेक्शन में जाते हुआ फील होता है। कहाँ पर, एरोप्लेन। जो एरोप्लेन होते हैं वहाँ पर भी कंपेयर करने के लिए आसपास कुछ नहीं होता है, तो एक प्लेन अगर इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो एक्चुअल में इस वाले पायलट को ये प्लेन इधर जाते हुए ही दिखेगा। तो जो कार के केस में हम निकाल रहे हैं, तो कार के केस में हमको एक्सेप्ट करने में लग रहा है कि यार ये कैसे, हमको प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं फील होता है। लेकिन अगर कंपेयर करने के लिए हमारे पास चीज़ें ना हो या हमने पहले से देखी हुई चीज़ें ना हो, तो हम क्या करेंगे, उसको इसी डायरेक्शन में देखेंगे, वी ए बी की डायरेक्शन में। अब ऐसा इसलिए हो रहा है इस वाले केस में, डिफरेंस इसलिए आ रहा है एंगल का, क्योंकि ये दोनों कार ना एक ही स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग नहीं चल रही है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए वो सारे क्वेश्चन कैसे थे, एक ही स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग थे, यानी वो थी रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। ये है 2 डायमेंशन में है रिलेटिव वेलोसिटी। अब ना कई सारी चीज़ें प्रैक्टिकली एक्सेप्ट नहीं होती। जैसे तुमको पता है कि हम अपनी एक आंख से 2D देख सकते हैं केवल, जब दोनों आंख से देखते हैं तो हमको 3 डायमेंशनल दिखती हैं चीज़ें, पता है। तो अगर जैसे कोई गाड़ी अगर एक आंख बंद करके चलाएगा ना, तो वो नहीं, कंफर्टेबल नहीं होगा उसको। उसका रीज़न क्या है कि आगे जो चीज़ें चल रही हैं ना उनके बीच में कितना गैप है वो सही से समझ में नहीं आता है। हाँ, कि आगे जो दो गाड़ियाँ आगे चल रही हैं वो एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर हैं, वो हम तीसरी डायमेंशन को फील नहीं कर सकते। अब तुम कहोगे कि मोबाइल रखा हुआ है, तो मैं एक आंख से देखता हूँ तब भी मुझे वैसे ही दिखता है, दो से भी उतना। उसका रीज़न क्या है कि वो तुमने ऑलरेडी पहले से देखा हुआ है जब दोनों आंखें खुली थी, इसलिए तुम्हें उसकी डायमेंशन तुम्हारी उसकी मेमोरी में है, तो ब्रेन उसको अपने आप बता देता है कि नहीं देखो ये ऐसा होता है। लेकिन अगर तुमको कोई चीज़, जैसे दो आदमी रोड पर जा रहे हैं, बहुत दूर है, लेकिन तुमसे एक आदमी है 1 किलोमीटर दूर, ठीक है, और दूसरा आदमी भी लगभग 1 किलोमीटर दूरी है, लेकिन वो आगे पीछे है, उनके बीच में मान लो 2 मीटर 3 मीटर का फासला है। तो तुम एक आंख से देखोगे तुम ये नहीं समझ में आएगा कि दोनों एक के पीछे, एक दूसरे के पीछे, ऐसा लगेगा दोनों साथ साथ ही है। यानी जो डेप्थ वाली चीज़ है ना, वो डेप्थ नहीं देख पाओगे, तीसरी डायमेंशन नहीं दिखेगी।
तो फिर हम कहें प्रैक्टिकली तो हमें सब दिख जाता है तो तुरंत करके। तो उसका रीज़न ये होता है कि वो सारी चीज़ हमने ऑलरेडी पहले से देखी हुई है, तो ब्रेन में उन चीज़ों की मेमोरी है। तो ये है 2 डायमेंशन। अब मैं इससे आगे कुछ और बताऊं, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 तो तुम्हें पढ़ना है और समझना है और फिर मुझे समझाना है, फिर सॉल्व करेंगे। सर इसका तो आंसर ही बता दीजिए। डायग्राम बना के समझाओ मुझे। वो तो मैं खुद ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिख लेना। ये ईस्ट हुआ, ये जो एरो बनाया है ये ईस्ट है, टाई हाँ ठीक है। थोड़ा इधर को रखना जिससे कि हाँ वेस्ट नॉट डायरेक्शन। वेस्ट नॉर्थ कौन सा क्वेश्चन था ये? 6 इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। 6 का 2, तो 6 का आंसर आ गया 2। ठीक है, तो ये तो अभी अभी जो हमने डायग्राम बनाया वैसे ही बना के चेक कर लिया होगा, है ना? चलो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 क्या कहता है? ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड व्हेन द बॉडी जस्ट क्रॉस्ड अनदर बॉडी, the second one starts moves with uniform acceleration of 4 meter per second square, the time after which two bodies meet will be। चलो भाई इसका मीनिंग समझाओ। क्वेश्चन नंबर 7 और इसका मीनिंग। अब दिमाग तुम्हारा थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हो गया। ये तो एक ही लाइन का क्वेश्चन, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी 1D का क्वेश्चन, ये 2D का नहीं है।
मतलब समझाना है, सोल्यूशन नहीं पूछ रहा। सर बोल रहे हैं कि एक बॉडी है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकंड के साथ चल रही है। वो बॉडी जब एक दूसरी बॉडी को क्रॉस करती है, तब जो दूसरी बॉडी है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसकी 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है, से चलना शुरू कर देती है। हाथ से चलना शुरू कर देती है। इसके बाद कुछ है द टाइम आफ्टर विच टू बॉडीज विल मीट, वो टाइम जिसके बाद दोनों बॉडीज मीट करेंगी। तो मिलेंगी, ये जरूरी है? क्यों? सर हो सकता है कि सर अपोजिट डायरेक्शन। नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में चलना शुरू करती है। हम्म? बोलो, क्वेश्चन का मतलब तो समझ में आ गया ना? हाँ सर वो आ गया। सोल्यूशन की बात नहीं कर रहा मैं। जैसे ये है सर कि सेकंड बॉडी कौन सी बॉडी है इसमें? रुकी हुई है वो पहले। जैसे एक है ऑब्जेक्ट, ये है बी, और ये है ए। तो ए कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है। कितनी है इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी? 8 मीटर। 8 मीटर पर सेकेंड। तो भाई जब ये ए थी तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती हुई जा रही है। अब इसने क्रॉस किया किसको? बी को। तो जैसे ही इसने बी को क्रॉस किया, उस इंस्टेंट पे बी ने भी चलना शुरू कर दिया। बी ने कितनी एक्सेलरेशन से चलना शुरू किया है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किससे? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो अगर ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलना शुरू करे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बी की? ये तो रेस्ट में थी ना बेटा। तो रेस्ट किसमें? हाँ यार, ये खराब है ये वाले। इस एक तो इसमें है, नहीं इसमें नहीं लग रहा है। उसमें लगा दो, क्योंकि यहाँ पर ना तो चलूंगा मैं इधर इस वाले में। नहीं तो फिर ये यहाँ से भी कैसे लग पाएगा? ये वाला बोर्ड खराब है, इसीलिए मैं चेक कर रहा था। इसमें लाइट आ रही है। हाँ, ये दो ही चल रहे हैं यहाँ पर। एक ये चल रहा है, एक ये चल रहा है। इसमें थोड़ा देख लेना यार, क्या गड़बड़ है इसमें, पता नहीं क्या है। अगर कुछ मिल जाए तो। ये क्या, इसको यहीं रखना पड़ेगा? नहीं, ये यहाँ पे लगेगा। अच्छा, हाँ समझ गया। तो ये यहाँ लगेगा। तो अभी फिर इसको उधर ही लगा दो। इसको ठीक करा के मैं टांग दूंगा इधर, है ना? अभी उधर ही रख दो इसको। अच्छा, ये भी लगेगा क्या अभी इसके साथ? बाहर जाएगी उधर। अच्छा, ये भी जाएगा उधर तक? ये इसमें लगेगा। अच्छा देखो, अगर आ रहा हो तो उधर लगा दो। हाँ तो जाएगा। हाँ उधर ही लगा दो फिर इसको। अभी अभी रख दो ऐसे ही, फिर बाद में इसको ना देखो ठीक करा के। इनमें करंट नहीं आ रहा है।
या एक और कुछ और चीज़ हो तो यहाँ लटका दो इसको इधर ही, वो क्या लगा है लटका, यहाँ पे ऐसे है लटका दें। ये यहाँ पर भी लग जाएगा, हाँ 20 यहाँ पे लगा दो। तो एक मतलब दोनों जगह लगे रहने दो ना यार, उसे ठीक कर। एक ही आती है क्या वो? हाँ एक ही नहीं नहीं नहीं, कील जो है ना, 2 कील यहाँ भी लगा दो। यहाँ पे लगा। हाँ हाँ बस बस, तो इधर ही लटका देते हैं। तो ये इनिशियल वेलोसिटी बी की कितनी कहलाएगी? 0। और ए की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इसकी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है ए। तो इनिशियली तो क्या होगा कि ए ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन बी जो है, बी की वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी ना, तो बढ़ती जाएगी तो कभी ना कभी वो ए को ओवरटेक करेगा ही करेगा। तो उसमें यही पूछा है कि कितने टाइम के बाद बी ए को ओवरटेक कर लेगा। बात समझ में आई है? यहाँ पर हमने इस वाले टाइम को कितना ले लें, टी इक्वल टू 0। कौन सा वाला टाइम है टी इक्वल टू 0? जब दोनों सेम पोजीशन पर आ गए, साथ साथ आ गए। अब जैसे ही इसने क्रॉस किया तो ये आगे बढ़ेगा। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन है तो इसकी वेलोसिटी तो बढ़ती जाएगी, तो बढ़ते बढ़ते ही कभी ना कभी ओवरटेक करेगा ही करेगा। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कांस्टेंट दे रखा हम्म है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट बोलो। हाँ तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तभी तो वेलोसिटी बढ़ेगी। यहाँ पे लगा दो। जो स्टार्ट तो रेस से ही करा था। हाँ तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल एक्सेलरेशन थोड़ी 0 है। तुम क्या पूछ रहे हो? सर मतलब बड़े ही क्यों उसकी स्पीड किसकी? बी की? क्योंकि बी में एक्सेलरेशन है। तो सर एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट बनाना कि टाइम के साथ। हाँ ठीक ठीक है, तो आगे से तो मान लो बी यहाँ पहुँच गया और ए यहाँ पहुँच गया, अब ओवरटेकिंग हो रही है यहाँ पर। तो जब ओवरटेकिंग होगी, तो जब ओवरटेकिंग हो रही है तो दोनों ने एक चीज़ सेम है दोनों में। जैसे वेलोसिटी होती है, टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, एक्सेलरेशन होता है। इनमें से एक चीज़ दोनों पार्टिकल के लिए सेम है। क्या चीज़ सेम है? बी जब ए को ओवरटेक करता है तो एक चीज़ दोनों पार्टिकल के लिए सेम है। कौन सी वाली सेम है बताओ? सर टाइम। नहीं, हाँ टाइम तो सेम है ही, सेम टाइम पर दोनों वहाँ पर हैं, लेकिन एक और चीज़ भी सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम है ना। ए यहाँ पर पहुँचा है और बी यहाँ से यहाँ पहुँच गया है। अब ओवर टी आगे निकलने वाला है यहाँ से, इसको पीछे छोड़ने वाला है। डिस्टेंस तो सेम कवर की है ना दोनों ने। सेम डिस्टेंस कवर की है ना दोनों ने, ठीक है। तो टाइम टी में दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर की है। तो टाइम टी में डिस्टेंस कवर्ड बाई ए कितनी है? अच्छा वो देखना, उस वाले में भी पावर हो सकता है ना हो, आ रही है पावर उसमें। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई ए कितनी है इधर देखो, टी। टाइम टी में कितनी है? इसका तो बहुत है आसान, 8 इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम। अब बताओ डिस्टेंस कवर्ड बाई बी इन द सेम टाइम कितनी है? बी की डिस्टेंस कैसे लिखूँ मैं? जैसे इसमें वेलोसिटी इंटू टाइम से निकाला था, बी की डिस्टेंस हम वेलोसिटी इंटू टाइम से नहीं निकाल सकते। इसमें क्या करना पड़ेगा? सेकंड काइनेमेटिक। हाँ क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन है। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 4 है, और टाइम कितना है टी स्क्वायर। तो ये 8 टी
और ये जो डिस्टेंस बी ने कवर की, दोनों की डिस्टेंस कैसी है, सेम है। तो इसको हम लिखेंगे 8t इक्वल टू 1/2 इंटू 4 इंटू टी स्क्वायर। तो t से एक ये स्क्वायर उड़ा दिया और 4 से ये कैंसिल करो 2, तो t इक्वल टू कितना जाएगा, 4 सेकेंड। तो 4 सेकंड के बाद ये ओवरटेक कर लेगा इसको। समझ आया? चलो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना जरा। इसी का एक्सटेंशन है वो, इसी क्वेश्चन का। हम्म, 32 मीटर किसकी डिस्टेंस है ये, सेकंड बॉडी। कैसे निकाला, सर टाइम पुट कर दिया। टाइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इसमें। तो t था कितना, 4, 16 इंटू 2 32। ठीक है। और फर्स्ट बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, उसमें भी 32। तो उसको भी नहीं, तो उसमें भी टाइम की वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। दोनों में से किसी में भी टाइम की वैल्यू रख दो, 32 आ जाएगा। ठीक है। आप कुछ कुछ दिमाग इसमें समझ में आया रिलेटिव वेलोसिटी में कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है 9, पढ़ो भाई 9 क्वेश्चन। ये है दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन। मीनिंग समझाना है, सॉल्व करने से पहले मुझे मतलब समझाओ। सर इसमें बोला है अ कॉइन इज ड्रॉप्ड इन अ लिफ्ट। एक कॉइन को नहीं, तुम उसकी लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज तुम पढ़ लो, मुझे तो बोल समझाओ ऐसे ही जो नॉर्मली समझाते हैं ना, बोलचाल की भाषा में। सर इसमें बोला है कि एक कॉइन को लिफ्ट में ड्रॉप करा है और जब लिफ्ट स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रही, तब उसको t1 टाइम लगता है फ्लोर लिफ्ट के फ्लोर पे पहुंचने पे। और जब लिफ्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर मूव कर रही है, तब उसको फ्लोर तक पहुंचने में t2 टाइम लगता है। वेरी गुड। तो उसमें पूछा है कि इसमें से कौन सी कंडीशन सही है t1 और t2 के। हाँ, तो लगा माई जी तो है मेरे में। एक और करना पड़ेगा। क्या माई जियो जॉइन, माई जियो तो है आपके पास। माई जियो ज्वाइन, जियो जॉइन, जियो जॉइन। एक मिनट हो रहा है जी।
तो टाइम कैलकुलेट करो दोनों में, पहले T1 निकाल लो कितना होगा, फिर दूसरे में निकालो। एक मिनट ये अलाउ सबसे ऊपर 5 ये आपका पहले का चल रहा है, स्विच अकाउंट न्यू अकाउंट 5 नंबर डाला सर 11 35 87 23 73 स्विच इस वाले अकाउंट पर माय डिवाइस को करना सर, बीच में माय डिवाइस भाई आईपी से चेंज करना आईपी कर देता है। एक सर वो तो जब ये रेस्ट में है तब कितना टाइम लगेगा? नहीं तो उसमें कैलकुलेट करो ना, जैसे ड्रॉप किया कितनी हाइट से ड्रॉप किया है उसको, मान लो x से किया या h मान लो, तो कितना टाइम लगा? सेकंड इक्वेशन लगाएंगे ना, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये चालू करना है, क्लिक करके रखना सर, ये स्कैन करना है। कौन सा वाला इनमें से? पासवर्ड से कनेक्ट नहीं होगा सर, अभी पासवर्ड चेंज नहीं हो रहा है। स्कैनर का ऑप्शन आएगा सर, ऐसे में डिटेल्स में करना सर, डिटेल्स स्कैनर फिर स्कैनर जीरो एक्सेस अलाउ करना पड़ेगा सर, तभी चालू होगा। फोटो वीडियो क्यों चलाया ना यार, नहीं इसकी एक्सेस देना जरूरी हो गया। मैं अपना फोन में डाउनलोड कर देता हूँ, ये करना है। यार जी हाँ, बाहर आप इसे अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो दो नहीं सकते। नाम लिखते सब कुछ हो रहा है। मतलब नाम ये इसका आएगा नहीं नहीं नहीं,
ये कॉलिंग का है, कुछ भी लिख दो आप, ABC पे कुछ भी लिख सकते हो। इसको ग्रीन वाले इसके स्टार इसकी गो कीपैड बोलने से यहाँ से हम्म कीपैड 1799 इसे 4 बार कॉल करना है, 1 सेकंड की कॉल होगी ऑटोमेटिक। हो गई 4 बार। जीरो लगाए किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हो, जीरो लगाए किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हो, +91 से जो भी नंबर सेव होगा ना आपके फोन में उस पर कॉल चली जाएगी। 0 जीरो किसी भी नंबर पर कर लो आप, अच्छा ये वाले जो आ रहा है इसमें। किसी +91 से जो भी सेव है ना उस पर डायरेक्ट कॉल चली जाएगी। आप अभी मेरे नंबर पर कर लो 081 कीपैड से 081 081 78 78 63 6 33 62 नहीं 62 04। अच्छा या आप तो वाईफाई से कनेक्ट रहोगे ना सर, जब भी चलेगा, जब कॉल आएगी और जाएगी माई जियो बोलने से अच्छा इसका जो एडिट नेम एडिट पासवर्ड वाईफाई का जो भी नाम रखना होगा। पासवर्ड कहाँ गया? एडिट पासवर्ड नहीं सर इस पर इस पर नीचे वाले में कर देंगे सर एडिट नेम इसका ये इसका 5G आगे लिखा रहेगा ना, डबल बैंड लिखा है, तो इसमें क्या करूँ? नाम चेंज कर दो इसका, 5G लिखा रहेगा ना सर। पासवर्ड इसमें नहीं नीचे वाले कनेक्ट कर दो सर वाईफाई ऊपर से स्लाइड कर दो 5G से करना नेट चेक करना सर इसको। ये और ये है 30। अच्छा अब जैसे इसमें कनेक्ट करना होगा तो केवल पासवर्ड डालना है ना अब तो, बाकी ये ऐप में तो डाउनलोड नहीं करना। नहीं आपको कोई भी नेम पासवर्ड चेंज करना वहीं से होगा माई जियो से, जहाँ से मैंने बताया।
माई जियो ज्वाइन है उसको अगर Join से बस कॉल होती है। अच्छा क्लासरूम 5D 7 नंबर। ठीक हो गया कनेक्ट। ठीक आपको बस ओटीपी के लिए मैं कॉल करना, ओटीपी बता दूंगा, अभी नहीं है। कितना आया पहले वाले में, दूसरे वाले में बताओ अब। तो दूसरा वाला कैसे आएगा? उसमें सारी चीज़ रिलेटिव लिखनी पड़ेगी ना तुम्हें। अब इसमें तो मूव नहीं कर रहा था तो एक्सेलरेशन जी लिख लिया, जी लिखो ना। मैंने एक ही किया तो लेकिन अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर तो रिलेटिव एक्सेलरेशन लिखना पड़ेगा ना इसमें, लिफ्ट के रिलेटिव। एक्स तो वही रहेगा, हाँ एक्स तो वही रहेगा। यू अब तुम फॉर्मूला लगाओ, पहले लिखो एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, मतलब ये हाँ नहीं फॉर्मूला क्या होता है, acceleration of coin with respect to lift equal to acceleration of coin with respect to ground minus acceleration of lift with respect to ground, ये लिखना पड़ेगा। तो acceleration of coin with respect to ground कितना है, g है नीचे की तरफ, तो उसको नीचे वाले को मान लो तुमने पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, माइनस acceleration of lift with respect to ground कितना है, मान लो a है माइनस तो ऊपर की डायरेक्शन में है तो उसको तुमने माइनस से लिख लिया। इसमें हम क्या कर रहे हैं, नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव ऊपर को नेगेटिव ले रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा g प्लस ए। तो अब तुमको जब टाइम लिखना होगा तो डिस्टेंस कितनी कवर की है, कॉइन ने लिफ्ट के रिलेटिव अभी भी वही कवर की है, कॉइन को यहाँ से ड्रॉप किया, कितनी डिस्टेंस कवर की उसने x, तो अब लिखोगे x इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना g प्लस ए इंटू T2 स्क्वायर, तो टाइम T2 कितना आएगा इसमें अंडर रूट 2x अपॉन g प्लस ए। और पहले कितना आएगा, अगर एक्सेलरेशन लिफ्ट में नहीं होता तो फिर हम लिखते हैं x इक्वल टू 0 प्लस हाफ T1 स्क्वायर, तो T1 इक्वल टू कितना आता अंडर रूट 2x अपॉन g, ठीक है। तो अब इसमें से बड़ा कौन सा है टाइम है, किस में ज़्यादा टाइम लग रहा है, T1 बड़ा या T2 बड़ा, कौन बड़ा है, T1 बड़ा है, T2 छोटा है। तो ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व होगा। तो ये हुए 10 क्वेश्चन। अब देखो इसमें टोटल जो क्वेश्चंस है ना वो तो और भी 27 है। तो ये वाला असाइनमेंट कंप्लीट होने के बाद हम उस आगे बढ़ेंगे। अभी इसमें ना 2 क्वेश्चन और सॉल्व करना है, 2 टाइप के क्वेश्चन हमको, एक है रेन और अम्ब्रेला वाली प्रॉब्लम और एक है स्विमर और रिवर वाली प्रॉब्लम। मैंने एनसीईआरटी में देखना है, एनसीईआरटी में ये दिए हुए हैं, मतलब इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रिवर रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम में क्या होता है, तुमने प्रैक्टिकली देखा होगा कि जी अगर तुम बारिश में अम्ब्रेला पकड़ के चल रहे हो तो अम्ब्रेला को बिल्कुल सीधा रखते हो, वर्टिकल रखते हो या थोड़ा टिल्ट कर लेते हो, टिल्ट क्यों कर लेते हैं, बारिश की डायरेक्शन, हाँ यानी कि रेन ड्रॉप की डायरेक्शन में। तो एक्चुअली हम अम्ब्रेला को रखते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू हमसेल्फ। हम अपने खुद के रिलेटिव जो रेन ड्रॉप की वेलोसिटी है उसके अगेंस्ट में अम्ब्रेला रखते हैं। अगर मान लो हम रेन ड्रॉप वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है नीचे और हम खड़े हुए हैं तो अम्ब्रेला हम वर्टिकल रखेंगे,
लेकिन अगर हम एक स्कूटर पर बैठ के स्कूटर चलाने लगे तो फिर अम्ब्रेला को हम टिल्ट कर लेते हैं, क्योंकि अम्ब्रेला जब स्कूटर के रिलेटिव रेन ड्रॉप की वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग होगी और ग्राउंड के रिलेटिव अलग होगी। तो एक तो ये सवाल करने हैं, और एक रिवर और स्विमर वाले करने हैं कि स्विमर को जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना होता है तो अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन दूसरे पॉइंट पर नहीं रखता है, वो किसी और डायरेक्शन में रखेगा, तब वो से वहां पहुंचेगा जहां पहुंचना है। और तीसरे क्वेश्चन और होते हैं, एक होता है एयरप्लेन विंड प्रॉब्लम, कि एयरप्लेन को अगर दिल्ली से मुंबई जाना है तो वो दिल्ली से सीधे मुंबई की तरफ नहीं चलता है, वो थोड़ा टेढ़ा चलता है। क्यों? विंड की वेलोसिटी के अकॉर्डिंग वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, जिससे कि विंड से जो धक्का मिलेगा और उसकी खुद की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो रिजल्टेंट मिला के मुंबई की तरफ आए। अगर वो सीधे नाक की सीधे मुंबई की तरफ चलेगा तो मुंबई पे नहीं पहुंचेगा, क्योंकि एयर उसको पुश कर करके कहीं और पहुंचा देगी, विंड जो होगी वो कहीं और पहुंचा देगी। तो ये वाले केस डिस्कस करने होंगे हमको। हालांकि तुम्हारी चेहरा देख के आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा दिमाग तुम्हारा और खुला है इससे आज के क्वेश्चन सॉल्व करके। अब हालांकि वो ट्राइंगल वाला जो क्वेश्चन था वो बेहतरीन सवाल है, वो बहुत जेई में लेवल का क्वेश्चन था, जो जिसमें हमने टाइम निकाला था ना, ये वाला क्वेश्चन। तो अभी हम इतना ही करते हैं, और क्वेश्चन ट्राई करते रहो, और छुट्टियों का सदुपयोग करो, सोने में नहीं पढ़ने में। सर